आ रहे हैं एलियंस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावे। चर्चा अक्सर आम होती है, सवाल ये भी उठते हैं कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर हमारे जैसा कोई और भी है। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में छिपे रहस्यों पर हमेशा से शोध होते आए हैं, एलियंस हैं या फिर नहीं। लेकिन इस बार स्पेस रिसर्च की दुनिया में एक बेहद दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। वो ये कि जैसे हम एलियंस के रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं, क्या वाकई एलियंस भी हम इंसानों तक पहुंचना चाह रहे हैं? क्या एलियंस की नजर हमारी अर्थ पर है? क्योंकि खबर यह है कि एक यूएफओ तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब की माने तो ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये एलियन स्पेसशिप हो सकता है। तो आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं, क्या वाकई एलियंस होते हैं या नहीं, और क्या जिस ऑब्जेक्ट के धरती की ओर आने की चर्चा हो रही है उससे अर्थ को कोई नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से इस हलचल के मायने क्या हैं, इसको भी समझेंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर आगे हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। तो न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब के मुताबिक पृथ्वी की ओर आ रहा यूएफओ कोई सामान्य धूमकेतु नहीं है, बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। इस रहस्यमय अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को 31 एटलस नाम दिया गया है। जुलाई के महीने में इसका पता चला और तभी से वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। 31 एटलस का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसकी रफ्तार है, क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आकलन है कि ये 1,35,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और आकार की अगर बात की जाए तो यूएफओ 20 से 24 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। अनुमान यह भी है कि अंतरिक्ष में तैर रही ये रहस्यमय वस्तु 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच धरती के करीब से गुजर सकती है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि दुनिया के ज्यादातर शोधकर्ता और वैज्ञानिक प्रोफेसर एवी लोएब की राय से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसे महज एक धूमकेतु यानी कि कॉमेट ही करार दिया है। तो स्पेस साइंस से जुड़े ज्यादातर शोधकर्ता जहां 31 एटलस को धूमकेतु मान रहे हैं, वहीं जाने माने खगोल शास्त्री एवी लोएब का मानना है कि ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसके जरिए एलियंस हम पर नजर रख रहे हैं। एवी लोएब का यह भी मानना है कि आने वाले समय में इंसानों के लिए घातक भी हो सकता है। एवी लोएब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान के निदेशक हैं और साथ ही साथ गैलीलियो प्रोजेक्ट को भी हैंडल करते हैं। तो लोएब मूलतः फिलहाल इजराइल के रहने वाले हैं, जिन्होंने 24 साल की उम्र में यरूशलेम की हेब्रू यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की थी। वो प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के सदस्य रहे हैं। 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स में उनकी भागीदारी रही है। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर पीडी सहारे डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर बी के त्यागी फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रोफेसर के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीडी सहारे साहब, आपके पास आते हुए ये जो शोध किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट दावे कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, हम इसको किस तरीके से समझें? देखिए, इंडिया में हिंदू मैथोलॉजी के तहत यदि देखें तो 3 लोक माने गए हैं, जैसे कि ये मृत्युलोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है। तो हम अभी तक तो जान पाए कि धरती पर हम हैं, तो इसको मृत्युलोक माना गया है। और हम एक्वाटिक लाइफ को पाताल लोक या उसके नीचे भी जो भी है उसको भी मान सकते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक किसी ने अभी तक देखा नहीं है। साइंस क्या कहती है? तो साइंस ये कहती है कि इस तरह के जो प्लैनेट्स हैं इस पूरे भूमंडल में हो सकते हैं, और किसी प्लैनेट पर इस तरह का जो है एलियंस या जिसको हम कहें कोई और इसके जीव हो सकते हैं, वो हमारे जैसे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, कैसे होंगे, ये अभी तक तो हमने देखा नहीं, तो हम कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में इससे पहले भी बहुत ऐसे दावे किए गए कि वहाँ
इस तरह के सैटेलाइट या इस तरह के जो है उड़न तस्तरी जिसको कहते हैं उतरे हैं, कि कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां देखे गए हैं। तो इसीलिए, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि इस तरह का कोई जो है यूएफओ जो है धरती पर उतरा है। उसमें से कुछ हम फिल्मों में तो देखे हैं, इस पर तो फिल्म भी बनी है, लेकिन साइंस के दृष्टि से यदि देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है। और इस तरह के यदि शोध होता है, इस तरह का यदि फाइंडिंग होती है, तो वो दुनिया का ग्रेटेस्ट एक डिस्कवरी मानी जाएगी। तो मेरा मानना अभी भी है कि वो जो यूएफओ आ रहा है वो धूमकेतु है या एक सही में कोई यूएफओ है, ये जब तक कि ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है, मान लीजिए उसके दायरे में आता है, कुछ दिखता है और कुछ निश्चित उसके बारे में यदि कहा जाता है, तभी हम ये ठीक है कहा सर, जाएगा बिल्कुल। कि इस तरह चलिए का इस कुछ पर है। आगे विस्तार से सारे सब चर्चा करेंगे। डॉक्टर त्यागी, अब आपके पास आते हुए प्रोफेसर एवी लोएब ने जो दावे किए हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इसको समझाइए, और क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्या होने वाला है ऐसा? देखिए, इसमें पूरा जो ये जो ऑब्जेक्ट है 31 एटलस करके जिसको नाम दिया गया है, इसके बारे में एक थ्योरी नहीं है, 6 थ्योरीज के लगभग लोगों ने अलग अलग दिया है। और एवी लोएब की जो थ्योरी है उसका भी एक बेसिस है, क्योंकि कोई भी शुरुआत साइंस में थ्योरी से होती है। तो एक तरीके से देखें कि जो दो गुट में बटे हुए हैं लोग, एक जैसे प्रोफेसर साहे ने कहा कि एक कह रहे कि ये धूमकेतु है, उछल तारा है, एक कह रहे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसशिप है, या कहें कि कोई बाहर की सभ्यता का कोई एक इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो प्रोफेसर एवी का जो दावा है उसका भी कुछ एक बेसिस तो है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तो इसकी स्पीड और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, वो जो नेचुरल लॉ जो अभी हमारी पुरानी जो नॉलेज है ये उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। इसकी स्पीड है, इसकी ट्रेजेक्ट्री है, तो ये एक इंडिकेशन करता है कि ये कहीं से गाइडेड है, ये एक इंटेलिजेंटली मूव कर रहा है। तो जो उसके लिए अगर इंटेलिजेंटली मूव कर रहा है तो कोई उसको ऑपरेट कर रहा है। तो इस बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि हो सकता है कि ये एक एलियन शिप हो जो पृथ्वी पे को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहा है, और हो सकता है कि वो उसको मतलब इट मे बी हार्मफुल, अब वो नुकसान तो भी इसका कर मतलब सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एलियंस होते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में भी बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज इसको लेकर भी हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए, जो साइंस है ये एक थ्योरी है। जब वो ऑब्जेक्ट दिसंबर में बिल्कुल पास में आएगा तो हमें मौका मिलेगा उस थ्योरी को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। लेकिन अभी तक जो हमारी नॉलेज है उसके बेसिस पे हमें एलियन का कोई अस्तित्व या एविडेंस आज तक नहीं मिला है। कहानी किस्से बहुत हैं, फिल्में बहुत हैं, जैसे प्रोफेसर सहारे ने कहा, लेकिन जो साइंस में हमें प्रूफ चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए, डाटा का प्रूफ चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है। ठीक है ये सर, प्रॉबिलिटी जरूर है कि जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ऐसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं पृथ्वी जैसे, जो क्योंकि 5000 से ज्यादा के करीब को तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है जो स्पेस ऑब्जर्वर हैं, जो कि जिसका एटमॉस्फेयर, जिसकी जो संरचना है पृथ्वी के से मिलती जुलती है। बट वहां पे डिपेंड यही करता है कि क्या वो कार्बन बेस्ड लाइफ होगी जैसे कि अर्थ पे है, या किसी और एलिमेंट के बेस पे, मतलब एलिमेंट आधारित है। तो वो होगा जब हमें उसका साक्ष्य मिलेगा। ठीक है सर, एक चीज और, आप ये मान के चल रहे हैं कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो साल में बहुत बड़ी मात्रा में एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स धरती पर टकराते हैं, लेकिन हम ऐसे में कैसे कह सकते हैं, किस वजह से हम इसको एलियन शिप होने की थ्योरी पर ज्यादा बल मिल रहा है? नहीं, बल नहीं मिल रहा है। दोनों थ्योरी मतलब कहें कि आमने सामने है। एक कह रहे हैं कि ये एक धूमकेतु है। धूमकेतु एक्चुअली वो मटेरियल होता है जो जब यूनिवर्स बना और वो घूमते घूमते किसी तरीके से जो सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण के बल है उसमें आ जाता है और सूरज की तरफ वो खिंचा आता है, और वो उससे हमें कुछ खतरा भी नहीं होने वाला। वो कितने 17 मिलियन दूर से जो है वो निकल जाएगा। तो लेकिन जब वो सूरज के नजदीक आएगा तो उसका जो कोर है, उसमें जो गैस जमी हुई है वो पिघल जाएंगी, तो वो पूंछ बनाएगी सूरज के
अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक वो थ्योरी भी उतनी पावरफुल है, लेकिन ये जो थ्योरी है एलियन का, क्योंकि धूमकेतु पहले आए हैं, उसके बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, एक पूरा साइंस उसके बारे में अवेलेबल है, लेकिन एलियन के बारे में या जो जिस तरीके का ऑब्जेक्ट जो ये अभी लियोप जो क्लेम कर रहे हैं, उसका मतलब हमारे पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। वो एक बिल्कुल नया हाइपोथेसिस है या नई थ्योरी है। मैं कह रहा हूँ कि हम साइंस में किसी चीज को निकालते नहीं है जब तक हमें प्रूफ ना मिल जाए। तो लेकिन जो डोमिनेटिंग थ्योरी है वो यही है कि ये एक कहीं की धूमकेतु है, उच्छल तारा है जो आएगा अपने रास्ते से और निकल जाएगा, और ये एक बारी जब उस परिधि में हमें ये 2 बारी दिखेगा, एक बारी और दिखेगा जी कुछ महीने के बाद। ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि एलियन वाला तो जो कहानी है उसको तो हम साइड पे रखें। ठीक है धूमकेतु सर, मैं लौटती हूँ एक बार पीडी सहारे साहब। अब वही बात एक जवाब और रख दीजिए कि वैज्ञानिक नजरिए से कितनी मायने रखती है ये हलचल, कैसे वैज्ञानिक इसको देख रहे हैं? नहीं, जैसे कि त्यागी साहब ने कहा, साइंस में प्रूफ के बगैर हम मान नहीं सकते। ये जो थ्योरी है उसको यदि ऑथेंटिकेट करना है, प्रूव करना है, तो उसका एक्सपेरिमेंटल या इसका एविडेंस होना जरूरी है। पहले भी जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में कहा गया कि वो उड़न तस्तरी या इस तरह के ऑब्जेक्ट जो है धरती पर उतरे वहां से, पर वो उसका कोई ऐसा किसी ने भी जो कहा उसका ठोस कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। अब ये भी एक जो है, तो जैसे त्यागी साहब ने कहा एक धूमकेतु हो सकता है, धूमकेतु भी हो सकता है यदि वो इस तरह के ट्रेजेक्टरी से आ रहा है कि जो कहीं से कंट्रोल हो रही है, ऐसा भी लगता है, तो ये थ्योरी को भी बल मिलता है कि ये कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यूएफओ भी हो सकता है। लेकिन वो जब तक कि हमारे किसी कक्षा में ना आए कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाए, जैसे कि हबल टेलीस्कोप की बात की मैंने, जैसे कि और भी कोई और एविडेंस हमें मिल सकता है, तो ये जब तक हमारी कक्षा में ना आए, उसका कोई एविडेंस ना मिले, तब तक जो है इसके बारे में ठोस ऐसा कुछ निर्णय या सबूत के बगैर ऐसा कुछ कहना वो मुश्किल है। यही मैं कहूँ। एक बार प्रोफेसर त्यागी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी की ये पूरी थ्योरी है, हालांकि आप दोनों बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं होते तब तक हम उस पर यकीन नहीं करते, और साइंस भी बिल्कुल यही कहती है। लेकिन यहाँ पर सर जो सवाल उठ रहा है वो ये है, इसके आकार को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 19 किलोमीटर लंबा है, तो क्या ये खतरनाक हो सकता है धरती के लिए? नहीं, खतरनाक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो उसका रास्ता है वो पृथ्वी से काफी दूर है। ये जरूर है कि यहाँ से हमें नजर आएगा और शायद उसकी पूंछ भी दिखे, अगर वो अगर ये साइज है तो। लेकिन इसमें ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट पहले भी आते रहते हैं। ये साइंटिस्टों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें वो मटेरियल होता है, वो ओरिजिनल मटेरियल होता है जब यूनिवर्स बना था। तो एक जेन्युइनली हमें एक जो अभी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, या और जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो थ्योरी है, उसमें इसमें क्या मटेरियल है, ये कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काफी सारा कहीं की एक रिसर्च का मटेरियल हमें मिल जाता है। तो कॉमेट का आना पृथ्वी पर लगा रहता है, और ये भी एक परिधि में घूमते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अचानक से भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक बारी आ जाए तो फिर वो एक परिधि में जो है वो घूमता रहता है। उसकी जो हमें दिखाई देता है वो आपकी लाइफ टाइम में एक बारी भी दिख सकता है, या हो सकता है कि एक ही बारी दिखे, और फिर जो उसका जो परिधि है इतनी लंबी है कि वो कई सालों बाद वापस एक विजिबल लिमिट में आए। तो ये जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे पास जो उच्छल तारे या कहें कि धूमकेतु का पूरा विज्ञान, स्टैब्लिश विज्ञान है, और उसी के बेसिस पे जो ये कहा जा रहा है कि ये एक धूमकेतु है, और इसमें जो, और हाँ, इसमें एक मैं बात कहना चाहूंगा, इसका जो कोर है वो कहा गया है कि वो शायद बहुत बड़ा नहीं है, वो कुछ किलोमीटर का ही है। तो इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें तो पृथ्वी के पास उस रेंज में आएगा नहीं, बहुत दूर से निकल जाएगा। और जो इसका कोर है वो इतना, कहेंगे वो जो सॉलिड पार्ट है वो इतना बड़ा नहीं है, वो कुछ किलोमीटर ही है। ये टोटल जो लेंथ अभी जो दिख रही है, और जैसे जैसे नजदीक आएगा हमारे टेलीस्कोप की जो रेजोल्यूशन में बेटर रिजल्ट या बेटर डाटा हमें आएगा, तो हम बेटर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि ये अभी मुझे लगता है कि जब उन्होंने थ्योरी दी
उसके बाद जुलाई से लेके और अभी तक का जो 15-20 दिन में, और स्पीड आप देखें तो 60 किलोमीटर कहीं की शायद पर सेकंड है। तो आप लगा लीजिए अंदाजा कि कितनी और पृथ्वी के रेंज में आया होगा। तो मुझे लगता है हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और एक ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, अगर जो एवी लियोप कह रहे हैं अगर वो बात सही है तो एक नई साइंस जो है वो हमें मिलेगी कि यस, पृथ्वी के सिवा भी कहीं और इंटेलिजेंट लाइफ है। और अगर नहीं होता है तो फिर वो जो डोमिनेटिंग थ्योरी है, जो दूसरा ग्रुप कह रहा है कि ये एक धूमकेतु है, तो फिर वो एक ऑर्डिनरी घटना हो जाएगी। 1 जुलाई से सर, डॉक्टर त्यागी, 1 जुलाई से लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अलग अलग लोग अपनी अपनी तरफ से चर्चाएं कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वैज्ञानिकों में इसको लेकर किस तरह की बातचीत चल रही है? वैज्ञानिकों में देखिए, अब एक ये जो प्रोफेसर एवी लियोब की जो थ्योरी है वो ऑड मैन आउट वाली है। बाकी जो डोमिनेटिंग सारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, एस्ट्रोनॉमर है, वो तो यही कह रहे हैं कि ये एक धूमकेतु है, यानी कॉमेट है, और सिर्फ की थ्योरी कहीं की सबसे अलग है। इसीलिए वो लेकिन एक बात मैं कहूंगा, विज्ञान में, साइंस में कोई भी चीज को हम अगर कुछ कहते हैं और उसका कुछ बेसिस है तो हमें नकारना नहीं चाहिए। एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी के रूप में एक खिड़की जो है वो खुली रखनी चाहिए। पर हो भी सकता है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी कुछ बेसिस पे ही कहा है कि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, वो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है अभी हमारे पास कॉमेट के, उससे वो थोड़ा अलग लगता है। तो ऐसे लगता है कि वो गाइडेड है, और गाइडेड है तो मतलब कोई इंटेलिजेंस जो है उसको गाइड कर रही है। तो वो और वो पृथ्वी का तो वहां से गाइड नहीं हो रहा है, तो कहीं बाहर से ही हो रहा है। तो एलियन की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसको भी एक रास्ता मिल रहा है, और उसको चेक करने का या रिजेक्ट करने का अभी मतलब दिसंबर में वो बात क्लियर हो जाएगी। तो एक अपॉर्चुनिटी है पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी, लौटती हूँ डॉक्टर सारे अब आपके पास आते हुए। देखिए, यहीं से फिर भले ही डॉक्टर त्यागी कह रहे हैं कि धरती को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या ये इंसानों के लिए घातक हो सकता है? क्योंकि अगर हम उस थ्योरी पर भी जाते हैं जिस बात का डॉक्टर त्यागी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह की जो बातें चल रही है और जिस तरह की ट्रेजेक्टरी है, तो जब तक वो पृथ्वी के एकदम पास आकर के और पृथ्वी से टकराए ना और पृथ्वी पर उतरे ना, तब तक तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई घातक है और इस तरह का कोई नुकसान होगा। लेकिन यदि कोई सैटेलाइट्स है हमारे और उसकी परिधि में आता है, उससे तो कुछ कम्युनिकेशन में या कोई सैटेलाइट से टकराने से या उसका जो पूंछ है उसका जो या मैग्नेटिक फील्ड है या कोई वो यदि कुछ आता है उसके इन्फ्लुएंस में, तब तो हम कह सकते थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक वो धरती पर उतरे ना या टकराए ना, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी हमें नुकसान है और हो सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेजेक्टरी से तो नहीं लगता कि वो धरती पर वो आ रहे हैं। और यदि वो गाइडेड है जैसे कि थ्योरी कहती है, और फिर वो धरती पर उतरने की कोशिश करे, और फिर तब भी वो तो कंट्रोल रहेगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल यदि है तो वो उसी तरह से, क्योंकि उसको भी नुकसान ना हो करके वो उसी तरह से उतरेगा। और फिर जो है यदि उतरता है और कुछ है तो फिर तो नई थ्योरी और इस तरह का नया साइंस जो है हमें मिलेगा, तो वो फायदा ही है। लेकिन मुझे लगता नहीं अभी तक कि कोई इससे हमें नुकसान होगा। ठीक है, यानी एक बात होता है कि लेकिन हलचल बहुत तेज है, इंतजार हो रहा है, क्योंकि जब तक साक्ष्य नहीं जुटाए जाते तब तक कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन एक बार डॉक्टर त्यागी आपके पास आते हैं, इसकी स्पीड को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है सर। 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती की ओर आ रहा है, कैसे इसको देखते हैं? नहीं, ये क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया कि जो हमारे पास कॉमेट का जो प्रीवियस डाटा है, जो ग्रुप है जो कह रहा है कि ये कॉमेट है, वो इसी उस आधार पर कह रहा है कि इसका जो बिहेवियर है, जो हमारे पास नॉलेज है, उससे मेल खाता है कि उसका स्पीड इतना ही होगा। क्योंकि कोई भी चीज है जब वो स्पेस में चल रही है और सूरज के उसमें क्या कहते हैं कि परिधि में किसी भी ऑर्बिट में वो आ गया है, तो वो ये स्पीड ही होगी उसकी। कोई जो बाकी जो कॉमेट होते हैं, क्योंकि ये पहली बार अगर आया है, क्योंकि ये जब पास में आएगा तभी पता लगेगा कि ये
आया है, या कितने साल बाद इसका जो सर्कल है वो होता है, या ये बिल्कुल एक नया मटेरियल है जो मतलब घूमते घूमते इस रेंज में आ गया। तो ये स्पीड से मतलब एक जो हमने अंदाजा लगाया था कि ये कॉमेट है या एक गाइडेड शिप है, स्पेसशिप है, वो यही बेसिस है। और उसका जो चलने का तरीका है, ट्रेजेक्ट्री जिसको हम कहते हैं, कि जिस पाथ पे वो चल रहा है, तो ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो जो दोनों में इंटरप्रिटेशन यहाँ पे एक ग्रुप की ये कि ये कॉमेट है, डेफिनेटली कॉमेट है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा एक स्मार्ट मूव कर रहा है और ये उस हिसाब से नहीं चल रहा जो मतलब नेचुरल लॉ के हिसाब से इसको चलना चाहिए, क्योंकि ये अब अपना स्पीड भी बदल सकता है, रास्ता भी बदल सकता है, उसी हिसाब पे उन्होंने कहा था। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना ये जरूर चाहूंगा कि जब ये थ्योरी दी थी तब वो ऑब्जेक्ट और भी दूर था, विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी, अभी और मतलब पास में आ गया है। मुझे लगता है कि उसको अगर वो उस थ्योरी को रिविजिट करके या तो कंफर्म करें या रिजेक्ट करें, तो जो ये हलचल है ये थोड़ी शांत हो जाएगी। और अगर ये कॉमेट है तो मुझे लगता है कि और यहाँ से अगर पृथ्वी से दिखेगा तो ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा एस्ट्रोनॉमर के लिए, जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं उनके लिए एक ये फूड फॉर थॉट होगा। जो हम डिफरेंट थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का है उसको और कंसोलिडेट करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी को इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए। और ये दोनों जो डाइवर्जेंट थ्योरी कही जा रही हैं उसमें से कौन सी सही है उसको प्रूव या डिसअप्रूव दोनों में से जो भी बात बैठती है वो करने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन वो होगा तभी जब वो नियरेस्ट पॉइंट पे होगा अर्थ के, और उसका रेजोल्यूशन में उसकी जो हमें डाटा मिलेगा और उसको हम इंटरप्रेट करें। अभी तो एक बहुत थ्योरेटिकल बेसिस पे, और मुझे नहीं पता कि वो कितना उनके पास डाटा था जिसके बेसिस पे ये थ्योरी दी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर एवी लियोब ही बिलोंग्स टू साइंटिफिक कम्युनिटी, लेकिन हमेशा उनकी जो थ्योरी रही है, जो कॉमन थ्योरी होती है उसके यार डाइवर्जेंस रहती है। तो इसको लेकर डॉक्टर त्यागी, इसको लेकर भारत में भी कुछ शोध हो रहा है? ये थ्योरीज वहां से आ रही हैं, अमेरिका से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आई है, लेकिन भारत में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं क्या? नहीं, भारत में जो देखिए, भारत में हमारा जो जहाँ जहाँ भी ऑब्जर्वेटरीज हैं वहाँ पे तो डाटा उसका लिया ही जा रहा है। और जब से, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये इसको खोजने वाला कोई शायद एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ही था जिसने ये पहली बार रिपोर्ट किया। उसके बाद ये नासा और बाकी सारे लोग अलर्ट हुए हैं। तो ये मॉनिटरिंग तो सब जगह हो रही है, उसके बारे में इंडिया में डेफिनेटली हो रहा है। हमारा जो लेह में है जो ऑब्जर्वेटरी, और जो अभी यहाँ पर मैं कहूँ कि उत्तरांचल में है, वो और बाकी जो सेंटर्स हैं, चाहे रेडियो टेलीस्कोप हैं या दूसरे वाले हैं, वहाँ पे डेफिनेटली ये एक कहीं की एक उत्सुकता बनी हुई है और उसके नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। जब डाटा हमें उसका मिल जाएगा तो एक थ्योरी आप देखिए कि एक नया विज्ञान में युग शुरू होगा कि हाँ, पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है, जीवन कहीं और भी है, पृथ्वी से परे भी है, जिसका जिक्र शुरुआत में डॉक्टर सहारे ने ही किया था कि ये चर्चाएं अक्सर होती रहती। मैं आती हूँ डॉक्टर त्यागी आपके पास एक बार। प्रोफेसर सहारे, अब आपके पास आते हुए देखिए, अगर ये वाकई एलियन शिप है, अगर ये गाइडेड है, इसके आकार और स्पीड को लेकर लगातार जो चर्चा हो रही है, तो क्या ये धरती के लिए खतरनाक या फिर यहाँ कोई तबाही मचा सकता है? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी जो आपके सवाल का जवाब दिया कि यदि वो गाइडेड है तो वो तो फिर उतरने के लिए, देखिए, वो जब स्पेसशिप या कोई भी उतरेगा तो वो गाइडेड होगा। जब गाइडेड होगा तो वो उसी तरह से वो धरती पर उतरेगा। और फिर वो यदि धरती पर उस तरह से उतरता है तो मुझे लगता नहीं कि फिर वो जो कोई धरती से कोई टक्कर होगी उसकी, और कुछ इस तरह का जो कई विध्वंस या कुछ इस तरह का होगा। तो यदि वो धरती पर ठीक तरह से उतरता है तो मुझे नहीं लगता हमें कोई खतरा है। दूसरी बात कि वहां यदि कोई एलियंस है, कोई दूसरे ग्रह से आए हुए जीव है, तो और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, तो वो एकदम से कोई इस तरह का अटैक करेंगे ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। कि वो भी, यदि वो कोई इंटेलिजेंट कोई ऑब्जेक्ट है, जीव है, तो वो भी सोचेंगे अपने बारे में, तो वो भी मुझे ऐसा कोई खतरा लगता नहीं है। लेकिन ये तभी संभव है
कि वो गाइडेड है और वो उस तरह से ही अपना कहीं से उतर रहा है, फिर उतरेगा कहाँ, उसमें से कई जीव निकल आएंगे और एलियंस और ये वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है और एक थ्योरी है कि जैसे कि त्यागी साहब ने भी कहा कि जब तक कि इस तरह का कोई और वो जो ट्रेजेक्टरी है उससे लगता नहीं अभी तक जो भी है कि वो धरती पर आएगा, और वो जो है कि कॉमेट यदि है तो फिर धरती से बहुत दूर जो भी ट्रेजेक्टरी होगी उसी से जाएगा, और उससे फिर वो बहुत सारे पहले भी इस तरह के कॉमेट्स आए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उससे हमें किसी जान माल का या किसी भी तरह का ऐसा कोई खतरा है। ठीक है डॉक्टर त्यागी, अगर इतनी तेजी से इतना बड़ा कॉमेट धरती के नजदीक से भी गुजर जाता है तो क्या वो नुकसान पहुंचाता है धरती को? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो उस रेंज में आता है, हालांकि इसका जो रास्ता जो बताया गया है वो मेरे ख्याल से मैं कहीं पढ़ रहा था 17 मिलियन अर्थ से दूर से निकल जाएगा। ठीक है, तो उस उतनी दूर पे पृथ्वी पर कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है उसका, एक्सेप्ट कि वो एक विजुअल डिलाइट हो सकता है अगर हमें यहाँ से उसका जो दिखेगा, पूंछ बनती हुई दिखेगी और उसको थोड़ा और स्टडी करने का मौका मिल जाएगा टेलीस्कोप के जरिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ इम्पैक्ट पृथ्वी पर होने वाला है, और बेफिक्र रहिए। और दूसरी बात, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर एलियन आए तो वो भी एक्सप्लोर करने के लिए आए, हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, हो सकता है हमसे दोस्ती करने आए। और मान लीजिए अगर सिविलाइजेशन है अर्थ के परे और वो हमसे पहले विकसित हुआ है, तो उनका जो साइंस और टेक्नोलॉजी होगा हमसे कहीं आगे का होगा, तो एक ये नया कोलैबोरेशन शुरू हो सकता है उनके साथ। और उनके पास अगर ऐसा शिप, क्योंकि अभी हम लोगों के हम इंटरप्लेनेटरी या इंटरस्टेलर जो जर्नी है वो, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी स्पेस में जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड, ना कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। हो सकता है उनके पास कुछ हो, बिल्कुल, तो जिससे कि वो टाइम ट्रेवल है वो पॉसिबल हो जाए बहुत तेज। तो हमें वेट करना चाहिए, तो वो दोस्ती भी हो सकती है और हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो। ठीक, इसके मायने क्या हैं और वैज्ञानिक जगत में इसको लेकर चर्चाएं कैसी चल रही हैं, तमाम पहलुओं पर डॉक्टर त्यागी हमने बातचीत की है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारी तैयारी क्या है, हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, दो एज अ साइंटिस्ट हम दोनों थ्योरी को एक कहें तराजू में रखेंगे, और जब वो पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जो बेस्ट डाटा हो सकता है उनकी लाइट में हम दोनों थ्योरीज को वेट करने की कोशिश करेंगे कि पलड़ा किस तरह भारी बैठता है। क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है, एक जो डोमिनेटिंग आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि ये कॉमेट है, इट इज नॉट अ इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट या स्पेसशिप जो कि गाइडेड है कहीं से। और तो लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और हर दिन वो नजदीक आ रहा है, हमें बेटर से बेटर डाटा कलेक्ट करना चाहिए, और वो हो रहा है। और उस हिसाब से अभी तक भी एक्सेप्ट जो हमारे एवी लियोप साहब है, उनके सिवा जो बाकी जगह में जो ऑब्जर्वेशन हो रही है वहां पे भी यही जो एक डोमिनेटिंग व्यू पॉइंट है वो सुनने को या देखने को मिल रहा है कि ये एक धूमकेतु है, इट इज अ कॉमेट, इट इज नॉट अ इंटेलिजेंट गाइडेड ऑब्जेक्ट, जैसा कि उन्होंने कहा। लेकिन जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि थ्योरेटिकली एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे लाइफ अर्थ पे है, हो सकता है ये यूनिवर्स ब्रह्मांड इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई गैलेक्सी होगी जिसमें अर्थ जैसा कोई प्लैनेट होगा, और उस पे लाइफ हो सकती है, ऑर्गेनिक लाइफ हो सकती है, या किसी और तरह की लाइफ हो सकती है। वो अगर सिविलाइजेशन हमसे पहले का है तो उनका जो R&D है, रिसर्च डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, हो सकता है हमसे कहीं आगे की। तो और वो भी जैसे हम ये ढूंढते रहते हैं, आपने देखा है कि पूरी दुनिया में कितनी जगह ऐसे टेलीस्कोप हैं यहाँ के, हम बाहर के आने वाले सिग्नल्स को डेसिफर यानी उसको संकेतों को हम जांचने की कोशिश करते हैं कि कोई बाहर का कोई इंटेलिजेंट मैसेज तो नहीं आ रहा जो हमसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। तो ये एक लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मुझे डेफिनेटली यही लगता है कि अगर वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं या मतलब ये एक एक्सप्लोरेटरी मिशन है एलियंस का, तो कुछ ना कुछ सिग्नल हमें मिलना चाहिए था जो हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में जो
रेडियो टेलीस्कोप लगे हैं या दूसरे टेलीस्कोप लगे हैं जो इस चीज को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं कि कोई सिग्नल स्पेस से नहीं आ रहा, और बहुत सारे जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं वो लोग भी। तो ये अभी तक तो इस तरह की कहीं से बात पुख्ता हुई नहीं है कि वो एक इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है जो वहां से सिग्नल आ रहे हैं, वो भी सिग्नल में एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा कहीं से अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। तो इससे एक चीज जरूर है कि अभी आज की तारीख में जो डोमिनेटिंग थ्योरी है उस पर हमें स्टिक होना चाहिए कि ये एक धूमकेतु है, और उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक रेयर अपॉर्चुनिटी होगी, और उसको धूमकेतु के बारे में और जानकारी मिलेगी, और जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जो इनिशियल मटेरियल थे उनके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो कॉमेट जो है वही उसी लेफ्ट ओवर मटेरियल का हिस्सा होते हैं जो मतलब कहीं की इस सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं, लेकिन कभी कभी भटकते इधर आ जाते हैं। तो एक तैयारी है बिल्कुल, और बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है प्रोफेसर सारे, आपसे तैयारी का सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक जवाब डॉक्टर त्यागी आपसे, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि वीनस, मार्स और जुपिटर के बहुत करीब से गुजरेगा, क्या इसी वजह से इसे मैपिंग मिशन भी कहा जा रहा है? देखिए फिर वही बात होगी कि ये दोनों ग्रह पे हम जानते हैं कि जीवन नहीं है, तो वहां जाके उसका कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्व नहीं होने वाला। अगर वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको, और ये उसको पता है कि अर्थ पे लाइफ भी है, और वो भी लाइफ है, अलग किस्म की लाइफ है वो, नो डाउट, तो वो कांटेक्ट हमसे करेगा या एक इनर्ट प्लेनेट पे जाएगा जहाँ कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें भी एक दूसरी बात है, हो सकता है कि वो मार्स पे कंट्रोल करना हो, उसको कंट्रोल करना हो, क्योंकि आपने एक बड़ी फेमस फिल्म थी मार्स अटैक, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनको सबको वो उन्होंने मारने की कोशिश करी थी। तो ये देखो, ये सारे वो कहीं की कवास हैं जो आप अंदाजे लगा सकते हैं, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसका फिर मैंने कहा कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में साइंटिफिक मेथड हमें फॉलो करना पड़ता है। देयर शुड बी सम बेसिस फॉर दैट, और उस बेसिस के आधार पे ही जो आज हम अपना मत बना रहे हैं, जो डोमिनेटिंग थ्योरी है, जो बिलीफ है, वो यही है, दिस इज अ कॉमेट, ये एक धूमकेतु है, और हमें उसकी वेट करनी चाहिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। जी, आती हूँ डॉक्टर त्यागी आपके पास। अब तैयारी को लेकर पीडी सहारे जी, अब एक सवाल आपसे भी, तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, इसमें एक और भी एस्पेक्ट है, जैसे कि हम पृथ्वी पर जीवन है, हम हैं इसलिए कि हमारे चारों ओर जो है एक वातावरण है जिसको कहते हैं, एक सराउंडिंग है, और जो बाहर की टेरेस्ट्रियल से जो भी रेडिएशंस आ रही है हम उससे प्रोटेक्टेड है। यदि किसी और यदि प्लैनेट पर इस तरह का यदि जीवन है, लाइफ है, तो क्या वहां पर भी इस तरह का ये जो है एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर है? ये यदि है या ये यदि नहीं है, तो क्या ऐसे रेडिएशन में भी कोई जीव जिंदा रह सकता है या जीवन हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें ये है स्टडी करने की। यदि वो सही में कोई इस तरह का यदि यूएफओ है और इसमें कोई इस तरह के एलियंस है, तो ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे पास कि क्या ऐसे रेडिएशन के एटमॉस्फेयर में, जहाँ की सब तरह का रेडिएशंस है और बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन भी है, क्या उसमें भी ऐसा जीव और ऐसे एलियंस कोई सरवाइव कर सकते हैं? दूसरा, यदि वो आते हैं, मान के चले कि और वो कोई कहीं से गाइडेड है, जैसे कि त्यागी साहब ने कहा, तो वो धूमकेतु है। यदि धूमकेतु है तो इससे पहले भी जो है इस पर रिसर्च चल रहा है। जब भी धूमकेतु आते हैं तो हमारी सारी तैयारी है होती है, और जो है कि इस तरह के हमारे पास में बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज है, और पूरे विश्व में भी इस तरह की ऑब्जर्वेटरीज है, स्पेस में भी ऑब्जर्वेटरीज है। तो ये सारा जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा और इससे जो है बाकी के जो निष्कर्ष है, रिजल्ट्स है, वो देखे जाएंगे। लेकिन यदि वो गाइडेड है, यदि वो आते हैं, तो जैसे कि कहा बहुत सारी फिर अपॉर्चुनिटीज है। उन्होंने कहा कि वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, उनके पास में हमसे और अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है,
उससे जो है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना बल मिलेगा कि हम लाइट की स्पीड से जा नहीं सकते, उससे कम की स्पीड से जा सकते हैं। उनके पास यदि इस तरह की टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है कि हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन जो भी है उसमें बहुत तरक्की होगी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी ये है, लेकिन ये तभी होगा कि जब इस तरह का कोई एविडेंस मिलेगा, जब वो उतरेंगे। या अदरवाइज धूमकेतु यदि है तो उसके बारे में तो रिसर्च चल रहा है, उसका अपना साइंस है, और उसमें अलग से कोई हमें तैयारी करने की मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई आवश्यकता है। ठीक है, एक बार डॉक्टर त्यागी आपके पास आते हुए, देखिए एलियंस का रहस्य और एलियंस के सच को लेकर बहुत सारी हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्में बनी, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे शोध किए, चर्चाएं हमेशा से होती रहती हैं इसी बात को लेकर, और कई बार ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन एलियंस का सच क्या है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? देखिए, अगेन यहाँ पे दो बातें हैं। एलियन का मतलब कि ऐसे जीव जो पृथ्वी के वासी नहीं, ठीक है, इसको हम एलियन कहते हैं। और ये पृथ्वी पर अगर जीवन की उत्पत्ति हुई तो उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें। हमारा जो सोलर रेडिएशन है उससे हमारी जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें बचाता है। तो बहुत, मतलब मैं कहूँ कि इतने सारे इत्तेफाक कहूंगा मैं वो थे जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, और वो कार्बन आधारित था। मतलब कि कार्बन का केमिस्ट्री अगर हम देखें तो 4 वैलेंसी होती है, यानी कि वो 4 जगह 4 और मॉलिक्यूल एटम को अपने साथ जोड़ सकता है और एक लंबी चेन बना सकता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि हम देखते हैं फैट बना, प्रोटीन बना, तो और जो कि हमारे शरीर का हिस्सा है। लेकिन ये अब जो एलिमेंट है, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, उसकी वैलेंसी 4 होती है, सिलिका की भी 4 होती है। या कोई ऐसा एलिमेंट है जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता लेकिन किसी और ग्रह पे है जिसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी है। तो वो उस एलिमेंट आधारित वो जीवन हो सकता है जिसमें अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो रेडिएशन को भी झेल ले। हम लोग तो रेडिएशन नहीं झेल सकते, हो सकता है वो रेडिएशन को झेल ले। तो ये तब बात पुख्ता, ये एक थ्योरेटिकल लेवल पे, प्रोबेबिलिटी के लेवल पे काफी हाई इसकी कहीं की एस्टिमेशन में है कि लाइफ हो सकती है। अगर पृथ्वी पर है तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये असंभव हम नहीं मान सकते कि कहीं और जगह जीवन नहीं है। लेकिन अगेन, जो शुरू में मैंने कहा था कि विज्ञान सभी चीज को मानता है जब हमें प्रमाण मिले। आज तक जितनी, चाहे यूएफओ की अफवाहें उड़ी हो, ये ज्यादातर आप देखिए अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में ही होता है। इंडिया में आपको यूएफओ के ज्यादा किस्से नहीं मिलेंगे, वहां पे ज्यादा होते हैं, सुने जाते हैं। तो लेकिन आज तक किसी का एक प्रूफ या कहीं की एविडेंस या साक्ष्य हमें नहीं मिला। इसलिए हम ये कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि आज तक हमें एलियंस के प्रूफ जो है वो नहीं मिला, और आज की नॉलेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एलियंस नहीं होते अभी तक। ठीक है, अब इसी का एक जवाब प्रोफेसर सहारे आपसे। शुरुआत जिस सवाल को लेकर हुई थी, आपने कहा था कि हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। अभी तक वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई पुख्ता सबूत मिला नहीं है। आपने शुरुआत में कहा था कि शास्त्रों में भी इसका जिक्र है, विदेशों में बात होती है, लेकिन हमारे भारत की बात करें तो शास्त्रों में होती। क्या वाकई एलियंस हैं? मुझे लगता नहीं कि, जैसे कि त्यागी साहब ने कहा कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, और साइंस जो है एविडेंस बेस्ड है, तो बगैर एविडेंस के हम ये कह नहीं सकते कि इस तरह के कोई, पर पॉसिबिलिटी है। जैसा उन्होंने भी कहा, मैं भी मानता हूं कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो इतने सारे ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स यदि है, तो इस तरह का यदि पृथ्वी पर है तो इस तरह का एनवायरनमेंट कहीं और भी हो सकता है। और पर वो कितने करीब होंगे, कितने दूर होंगे, क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे, क्या वो हम तक पहुंच पाएंगे, ये सारी संभावनाएं हैं। और अभी सारी थ्योरीज जो भी है वो लीड करती है कि एलियंस इस तरह के कोई नहीं है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नकारा नहीं जा सकता कि इसमें होगी ही नहीं, और भविष्य में इस तरह के हम शोध नहीं कर पाएंगे और उनसे नहीं पाएंगे, ये हम कह नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में जुड़ने के लिए।
31 एटलस को लेकर एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। लोग इसे बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं जिसमें इसी साल एलियन के धरती पर उतरने का जिक्र किया गया है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी में इंसानों के एलियंस के संपर्क में आने की बात कही गई है। 1911 में जन्मी नेत्रहीन बाबा वेंगा का असली नाम वेंगेलिया था। उन्होंने 11 अगस्त 1996 में अपनी मृत्यु से पहले 5000 से ज्यादा भविष्यवाणियां की थी, जिनमें सोवियत संघ के टूटने, 9/11 जैसे हमले की घटनाएं शामिल है जो सच साबित हुई। अब सवाल यही है कि क्या बाबा वेंगा की इंसानों के एलियंस के संपर्क में आने की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। बहरहाल इंतजार करना होगा और हमारे वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि केवल हम इंतजार कर सकते हैं। तैयारी वैज्ञानिक तौर पर हमारी पुख्ता है। आप देखते रहिए गुड न्यूज।